तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि इससे कौन सा बीमारी होता है, तो मिनी माता होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपने क्या समझा कि इससे ये जो है आपका मरकरी जो पारा है एमलगम बनाता है, इसको मैं समझाऊंगा आगे कि एमलगम क्या होता है, बट अभी याद रखें एमलगम कौन बनाता है, तो मरकरी पारा बनाता है, इसको क्विक सिल्वर बोलते हैं। इसका जो अयस्क है वो क्या है, तो वो है आपका सीनाबार है, ठीक है। और मिनी माता डिजीज होता है, एटॉमिक नंबर 80 है, और इसका सिंबल जो होता है Hg होता है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ बात किया कि एक ऐसा धातु है जो कि क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। यही क्वेश्चन आपको पूछ ले कि कौन सा ऐसा धातु अधातु है, डेट मीन्स नॉन मेटल है, जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन, अच्छे से याद रखना, ठीक है। ब्रोमीन आपको पता होगा ये किस में आता है, तो ये आता है आपका हैलोजन में। देखिए आपको पढ़ना ऐसा है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड लगना हो सकता है कि आपको दिमाग पे थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ेगा। अब जैसे मैंने ब्रोमीन बोला था, आपको पता होना चाहिए हेलोजन ग्रुप में आता है 17वां जो वर्ग था, 17वां नंबर का जो वर्ग था, 17 नंबर का जो ग्रुप था, 17 नंबर का जो वर्ग था, उसमें आता है ब्रोमीन। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि कौन सा ऐसा अधातु है, ठीक है, जो कि क्या होता है आपका लिक्विड रहता है, तरल अवस्था में रहता है आपका रूम टेम्परेचर पे, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, तो आपका 35 होगा, ठीक है। Br इसका सिंबल है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हेलोजन है जो एज ए क्या होता है आपका एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक के रूप में, पीरा राहक के रूप में यूज होता है, तो आपको याद रखना है यही है, एनाल्जेसिक के रूप में यूज होता है। और ये एक अकेला ऐसा अधातु है जो क्या होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के रूप में रहता है। ये चीज समझ में आया। तो पहला हमने पढ़ा मेटल, मेटल का पहला जो प्रॉपर्टी, जो फिजिकल भौतिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि जो भी मेटल होगा वो ठोस अवस्था में होता है, क्या होता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे। बट हमने ये देखा कि एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्करी। मार्करी क्या होता है आपका लिक्विड अवस्था में, ये मेटल है बट क्या होता है लिक्विड अवस्था में रहता है आपका क्या, आपका रूम टेम्परेचर पे। हमने ये समझा और मार्करी से हमने बात किया, और एक्सेप्शन हमने देखा कि मार्करी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक मेटल होते हुए भी क्या है लिक्विड फॉर्म में। वही एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वो है हमने ब्रोमीन, जो कि हमने ये बताया कि एक एनाल्जेसिक के रूप में, पीरा राहक के रूप में काम करता है। एटॉमिक नंबर इसका 35 है, सिंबल इसका Br है, हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर इसका पहला प्रॉपर्टी हमने देखा, अगर दूसरा प्रॉपर्टी का अगर हम लोग इसका बात करते हैं, ठीक है, तो पहला हमने ये देखा कि जो भी मेटल है, ठीक है, क्या होगा, मेटल क्या होगा आपका ठोस अवस्था में रहेगा, सॉलिड अवस्था में रहेगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक प्रॉपर्टी है। दूसरा अगर हम लोग इसका बात करें, ठीक है, दूसरा अगर हम इसका बात करते हैं, तो दूसरा प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी मेटल है वो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, दैट मीन्स वो साइन करेंगे, ठीक है, वो लस्चरस होता है। अगर इंग्लिश में उसको वर्ड वहां लिखा रहेगा तो लस्चरस, और हिंदी में रहेगा तो वो क्या होता है, चमकीला रहते हैं। क्या होता है, चमकीला रहता है। तो जितने भी मेटल होंगे वो क्या होंगे, आपके चमकीला रहेंगे। ये चीज आपको याद रखना है, लस्चरस रहते हैं, ये प्रॉपर्टी है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ये जितने भी है आपके क्या है, वो चमकीले होते हैं। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, तो मेटल का। ये क्यों मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो ये हो गया पहला, तो वो क्या होता है आपका सॉलिड होता है, आपका ठोस होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ये क्या होगा, चमकीला होगा, ठीक है, ये लस्चरस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये चमकीला होगा, ये समझ में आ गया। बट यही एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एक ऐसा अधातु भी है जो चमकीला होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा अधातु है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो चमकीला होता है, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे आयोडीन। अगेन आयोडीन कौन से ग्रुप में आता है, तो आपको याद रखना है कौन से ग्रुप में आता है, तो ये आता है आपका, ये भी हेलोजन में आता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 53 है। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्चरस है, जो कि चमकीला है, अच्छे से याद रखिएगा। और आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, तो गोइटर हो जाता है, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना। क्या हो जाता है आपका, गोइटर हो जाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, समझ में आया इतना। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, अगत वर्णनीय होता है, मतलब आघात वर्तनीय होता है। टेस्ट में जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेलिएबल। अब मेलिएबल एंड डक्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आघात वर्तनीय और जो तन्यता, देखो मैं अभी बताता हूँ, मेलिएबिलिटी, ठीक है, ये जितने भी आपके मेलिएबल, ठीक है, जितने भी आपके धातु होंगे वो मेलिएबल होंगे और डक्टाइल होंगे। अब ये इसका मतलब क्या है, मेलिएबल मतलब होता है आपका आघात वर्तनीय, और डक्टाइल मतलब होता है आपका इसका तन्यता। मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको इतना अगर नहीं देगा तो डायरेक्टली मेलिएबल पूछ लेगा, बीपीएससी का क्वेश्चन जाके देखना, डायरेक्टली मेलिएबल लिखा,
बहुत सारा बिहार पुलिस का। तो ये सब वर्ड जो होता है ना, ये सब याद रखा करो, ठीक है, क्योंकि पेपर बनाने वाला जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश हिंदी मीडियम का, आजकल पूरा इंग्लिश डाला रहता है साइंस में, जाके देखिएगा पेपर। मेलिएबिलिटी आघात वर्तनीय, ठीक है। डक्टिलिटी, अब देखो जितने भी आपके मेटल होंगे वो सब मेलिएबल होंगे, उसका जो नेचर होगा वो मेलिएबल होगा। अब मेलिएबल क्या है, मतलब किसी भी धातु को उसमें ऐसा प्रॉपर्टी रहता है कि उसको क्या होगा, आप क्या करोगे, हथौड़ा मार मार के एक पतला चादर जैसा बना सकते हो। तो मेलिएबल मतलब मार मार के। तो मेलिएबिलिटी आघात वर्तनीय मतलब होता है मेटल का ये प्रॉपर्टी होता है, धातु का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसको मार मार के चादर का फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखो सोना है, सोना को आप मार मार के एकदम चादर जैसा बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हो। दूसरा डक्टिलिटी क्या होता है, तो डक्टिलिटी होता है मतलब किसी भी मेटल को एक वायर के फॉर्म में, पतला वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पतला वायर के फॉर्म में जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता, दैट मीन्स डक्टिलिटी। और किसी भी मेटल को अगर हम पतला चादर में बदल सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबल, ठीक है। मेलिएबल क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेलिएबल बोलते हैं, पतला चादर में मतलब आघात वर्तनीय। तो मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, आघात वर्तनीय और तन्यता, ये किसका प्रॉपर्टी है, तो ये सब धातु का होगा। और याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा आपका धातु है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका मेलिएबिलिटी होता है और डक्टिलिटी होता है, आघात वर्तनीय होता है, लोचशील भी बोल सकते हैं इसको, डक्टिलिटी को तन्यता भी बोलते हैं, लोचशील भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी और सबसे ज़्यादा मेलिएबिलिटी किसके अंदर होगा, तो ये आपको अच्छे से रखना है। ये होता है जिसका एटॉमिक नंबर 79 है, याद करने की कोशिश करो किसका है 79, ये है आपका गोल्ड का। गोल्ड क्या होता है आपको याद रखना है, गोल्ड क्या होता है आपका, क्या है इसका, आघात वर्तनीय और तन्यता सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब गोल्ड का अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले याद रखना इसका एटॉमिक नंबर 79 है। दूसरा याद रखिएगा इसका आयस्क से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूछा गया था दरोगा का, ये पूछा गया था आपका एक्साइज में कि सिल्वरनाइट, कि सिल्वरनाइट जो आयस्क है ये किसका आयस्क है, तो बहुत लोग ने सिल्वर ही मारा था, बट ये जो सिल्वरनाइट जो आयस्क है वो जानबूझ के दिया होगा। सिल्वरनाइट जो आयस्क है वो किसका है, गोल्ड का है, 79। याद रखिएगा गोल्ड जो होता है हमेशा फ्री स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट मतलब ये क्या है, बहुत ही लेस रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करता है, क्रियाशीलता जो होती है इसमें बहुत ही कम रहती है, इसलिए तो गला में हम लोग पहन के घूमते हैं। अगर होगा तो हमारे बॉडी के साथ रिएक्ट, तो ये फ्री स्टेट में मिलता है। पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जो फ्री स्टेट में मिलता है, या कौन सा ऐसा तत्व है जो फ्री स्टेट में मिलता है, डेट मीन्स आपको मुक्त अवस्था में मिलता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका गोल्ड। समझ में आया, गोल्ड का आप एटॉमिक नंबर समझिए, सिल्वर गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79, सिंबल आपका AU, इसका जो आयस्क है और है वो सिल्वरनाइट, और एक याद रखोगे कैल्वराइट। तो कैल्वराइट एंड सिल्वरनाइट जो है किसका आयस्क है, तो ये है आपका गोल्ड का, ठीक है, यहां तक समझ में आया। और गोल्ड का क्या होता है, तो आपको याद रखना है गोल्ड का और याद रखिएगा जो प्योर गोल्ड होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्योर गोल्ड में कितना कैरेट होता है, तो याद रखिएगा 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है, ठीक है। पर प्योर गोल्ड का क्या होता है, आपका सोना नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत क्या हो जाएगा, वो बहुत ये होगा, मतलब लचीला होगा, टूटने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। इसलिए प्योर गोल्ड का कभी भी सोना नहीं बनाया। बट जो प्योर गोल्ड है उसमें कितना आपका कैरेट, कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हमने पढ़ा आपका मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, साइन एंड सॉलिड, ये सब प्रॉपर्टी हमने आपका मेटल का पढ़ा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो होता है आपका मेटल का, क्या होता है, तो क्या होता है, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को, जितने भी आपके धातु होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को और ताप को इजीली पास करेंगे, दैट मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको हम यहाँ मिटा लेते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, कि जितने भी आपके धातु होंगे वो क्या होंगे, किसके लिए चालक का काम करेंगे, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए चालक का काम करेंगे और आपका ताप के लिए भी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो जितने भी आपके धातु हैं, ठीक है, वो सब क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे और आपको हीट को, मतलब ताप को भी क्या करेंगे, वो पास करेंगे। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर किया था। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम लोग बात करें तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा, बेस्ट धातु कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसे तो सब करेगा पर जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है, तो वो है आपका सिल्वर। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सिल्वर
और कॉपर। बट अगर आपको पूछे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है सिल्वर। सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बेस्ट तरीके से पास करने वाला कौन सा धातु है, तो वो है सिल्वर। और सिल्वर का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि सिल्वर का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है आपका 47। सिल्वर का सिंबल पक्का याद रखना है, एस से स्टार्ट नहीं होता है, AG से स्टार्ट होता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है आपका 47, ठीक है। और क्या मैंने बोला, क्या 47 होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है आपका AG, ठीक है। और इसका आयसक याद रखिएगा अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ भी मिलेगा आगे के चैप्टर में, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अर्जेंटाइट। जैसे कि मैंने सोना का क्या बनाया था, सिल्वा नाइट एंड कैल्वराइट, इसका क्या है, अर्जेंटाइट। तो ये था आपका सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47, सिंबल AG, इसका आयसक अर्जेंटाइट। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, आपका सिल्वर है, अच्छे से याद रखिएगा। तो हमने यहाँ बात किया कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, तो याद रखिएगा कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है आपका 29। तो हमने यहाँ बात किया कि जितने भी आपके धातु होंगे वो क्या होंगे, इजीली आपका इलेक्ट्रिसिटी और आपका ताप को, हीट को वो पास करेंगे, ठीक है। समझ में है। अब यहाँ फिर से एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं लीड। लीड का सिंबल क्या है, PB, अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है, तो वो क्या है आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक ऐसा धातु जो कि इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं करता और हीट को भी नहीं पास करता, या उसके लिए बहुत ही ना के बराबर पास करता है। तो ये बहुत एक्सेप्शन का क्वेश्चन है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, वो अच्छा चालक नहीं है, ना ही आपका ताप का अच्छा चालक है, बट वो क्या है, वो एक धातु है। तो क्या बोलोगे, लीड बोलोगे, लीड। लीड का सिंबल क्या होता है आपका PB, आपको अच्छे से याद रखना है क्या होता है आपका लीड का सिंबल क्या होता है, तो PB होता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो लीड के बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा कि लीड क्या है, आपका बैड कंडक्टर है, और इसका एटॉमिक नंबर अच्छे से याद रखने ना, 82 है, ठीक है। तो यहाँ हमने बात किया कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का क्या होता है, धातु जो होता है क्या करता है, इजिली इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट जो है आपका पास करता है। ये चीज़ आपको समझ में आया। इसके बाद एक चीज़ और आप याद रखोगे, हमने बताया था कि जितने भी आपके धातु हैं, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ठोस अवस्था में होते हैं। बट मैंने मार्करी के बारे में बताया था कि वो क्या होता है, तरल अवस्था में। बट कुछ ऐसे धातु हैं, ठीक है, कि जो ऐसे तो अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो क्या होगा, वो आपका ठोस अवस्था में रहेगा, पर हथेली पे जैसे ही रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा। तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा धातु है जो हाथ पे रखोगे या हाथ के हथेली पे रखोगे तो उसकी गर्माहट से वो गल जाता है। तो आपको याद रखना है, सबसे जो ज़्यादा पूछा जाता है ये है आपका गैलियम और सीजियम। गैलियम एंड सीजियम अगर मैं बात करता हूँ तो ये किस वर्ग में है, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए, उसको अभी नहीं याद है तो कम से कम इतना याद रखना कि गैलियम जो है, गैलियम ये हाथ के हथेली पे रखने से गल जाता है, गैलियम और सीजियम, और ये दोनों क्या है, मेटल है। अच्छे से याद रखना, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, याद रहेगा। अब अगर हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं तो देखिए, जितने भी आपके मेटल हैं, क्या है मैंने बोला, जितने भी आपके मेटल हैं बेसिकली क्या होंगे, वो बहुत ही कठोर होंगे, ठोस रहते हैं वो। तो डेफिनेटली सी बात, अगर कोई चीज़ ठोस है तो बेसिकली क्या होगा, वो कठोर भी होगा, ठीक है। बट कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिसको आप इजिली चाकू से काट सकते हो, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट याद रखोगे कि जितने भी आपके मेटल हैं वो बहुत ही कठोर होंगे, मतलब आपके क्या होंगे, बहुत ही कठोर होंगे और बहुत ही ठोस होंगे और कठोर होंगे, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि आयरन, आयरन क्या है, आयरन को हम किस Fe लिखते हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है। उसके बाद आप देखोगे कोबाल्ट, देखोगे कोबाल्ट, ठीक है, CO, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना, एकदम याद रखना जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ, 27। उसके बाद आप निकल देखेगा, तो ये सब क्या है, ये सब धातु है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 28 है और Ni सिंबल। तो ये सब ऐसे धातु हैं जो कि बहुत ही कठोर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन हो गया, तो आयरन का आप याद करो ऐसा क्या क्या होता है, तो हेमाटाइट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है। उसके बाद क्या होता है, सीडेराइट होता है, ठीक है, याद रखना ये सब, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। मैग्नेटाइट का क्या होता है, Fe3O4। यहाँ Fe2O3, यहाँ Fe3O4। और सीडेराइट का याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हेमाटाइट HAMETIT, मैग्नेटाइट MAGNETIT। ये आगे आपको जब मैं
एलॉय वाला पढ़ाऊंगा मिश्र धातु, तो वहाँ भी आप ये सब पढ़ोगे, ठीक है। बट अभी मैं याद करवा दे रहा हूँ जितने क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद सीडराइट, तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट एंड सीडराइट, ये किसके आयस्क है, तो और है आयरन के। उसके बाद कोबाल्ट याद रखना, कोबाल्ट आपको पता है, कोबाल्ट भी एक क्या ऐसा धातु है जो बहुत कठोर होता है। और कोबाल्ट कौन से विटामिन में मिलता है, तो विटामिन B12 में जो होता है आपका कोबाल्ट आपको मिलता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28 से याद रखना। और निकल का एक आयस्क याद रखना, देखो जहाँ जरूरत है मैं वही याद करवा रहा हूँ, ठीक है। मिलराइट, तो इसका एक आयस्क, इसका एक और याद रखोगे, मिलराइट। तो बेसिकली जितने भी आपके जो धातु होते हैं वो बेसिकली कठोर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे धातु हैं, ठीक है, जिसको आप आराम से चाकू से काट सकते हो, जिसमें कि है आपका लिथियम, उसके बाद है आपका पोटासियम, सोडियम लिख लो, पहले सोडियम लिख लो, उसके बाद आप लिख लो पोटासियम, ठीक है। तो लिथियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटासियम हो गया। मैंने क्या बोला, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया। तो ये ऐसे मेटल है, ये ऐसे धातु हैं। और याद करो ये किस ग्रुप में है, इस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने क्या करवाया था, क्षारीय ग्रुप। पहला जो वर्ग था, पहला जो ग्रुप था आपका पीरियोडिक टेबल का, जिसने नहीं देखा है तो पहले वो कंप्लीट कीजिएगा, नहीं तो कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। रटना नहीं है ये सब चीज। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम ये किसका है, तो आपको याद रखना पहले ग्रुप जिसको हम लोग ने क्षारीय ग्रुप बोला था, उस ग्रुप से ये आता है, ठीक है। पहला वाला जो ग्रुप था हमारा पीरियोडिक टेबल का, जो लेफ्ट हैंड साइड में था। देखिए, तो लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम ये क्या है, तो ऐसे आपके धातु हैं जिसको आप चाकू से काट सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है, तो सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम को आप चाकू से काट सकते हो। और यहाँ जो सोडियम एंड पोटासियम है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा धातु है, कौन सा ऐसा धातु है, ठीक है, जिसको किरासन में रखा जाता है। तो आपको याद रखना है सोडियम एंड पोटासियम स्पेशली ऐसे धातु हैं जिसको कहाँ में रखा जाता है, किरोसन में रखा जाता है। अब क्यों इसको किरोसन में रखा जाता है, क्योंकि बहुत ही क्रियाशील होते हैं, ये तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। अगर इसको आप बाहर रखोगे, पानी में भी रखोगे तो तुरंत पानी से रिएक्ट कर जाएंगे। और ये क्या करते हैं, बहुत ही ज्वलनशील होता है। अगर पानी में भी डालोगे तो बहुत ही हीट निकलेगा, तो बहुत ही ज्वलनशील होते हैं। इसीलिए सोडियम एंड पोटासियम हमेशा याद रखना, सोडियम एंड पोटासियम को हम लोग किस में रखते हैं, पानी में किरासन में रखते हैं। और यही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको हम लोग पानी में रखते हैं, तो जो फॉस्फोरस होता है या व्हाइट फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल में हम लोग पढ़ेंगे, तो व्हाइट फॉस्फोरस को कहाँ रखते हैं, हम लोग पानी में रखते हैं, ठीक है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट, जहाँ जहाँ जैसे करवा रहा हूँ वैसे एकदम स्टूडेंट की तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वही बता रहा हूँ जो याद रखना है। तो किरासन में रखते हैं, ठीक है। सोडियम आपको याद रखना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। पोटासियम का कितना है, 19। पोटासियम हम लोग K से लिखते हैं और सोडियम हम लोग क्या से लिखते हैं, Na से। तो हमने ये देखा कि जो भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि जो भी धातु होगा बेसिकली वो कठोर होगा। बट हमने एक्सेप्शन देखा कि कुछ धातु जो कि पहले ग्रुप में आते हैं, पहले वर्ग के हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, वो क्या है आपके बहुत ही मुलायम होते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और आपका पोटासियम हो गया। सबसे ज्यादा एक रिएक्टिविटी सीरीज में मैं याद करवाऊंगा, क्रियाशीलता का एक पूरा सीरीज होता है कि सबसे जो क्रियाशील आपका जो धातु कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो पोटासियम होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ, तो ये हो गया आपका इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके हम लोग बात करते हैं। एक इसका हम लोग देखते हैं, देखिए अगर हम लोग इसका गलनांक एंड क्वथनांक बिंदु का बात करें, गलनांक मतलब होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो हमेशा याद रखना इसका गलनांक एंड क्वथनांक, डेट मीन्स गलनांक मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी आपके धातु हो गए, ठीक है, जितने भी आपके धातु होंगे, मेल्टिंग पॉइंट उसका गलनांक बिंदु और क्वथनांक डेट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होगा। अगेन जितने भी आपके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, जितने भी आपके धातु को क्या होगा, वो बहुत ही हाई होगा। ये चीज आपको याद रखना है, क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। जिसमें कि अगर आप देखोगे मेल्टिंग पॉइंट, तो आपने एक नाम सुना होगा टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, तो ये एक आपका क्या है, आपका धातु है जिसका आपका जो सिंबल होता है वो होता है W।
क्या होता है सिंबल W, याद रखना टंगस्टन का सिंबल क्या होता है W, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो देखो एटॉमिक नंबर प्लीज चेक करते चलिएगा, मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूँ ठीक, ऑलमोस्ट सब सही ही होगा बट एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 74, और टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो होता है W। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, 2000 से प्लस ही रहता है, 2300 से प्लस रहता है, याद रखना एग्जाम में पूछा गया है, तो 2300 से प्लस ही रहता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था जो हमारे पहले जमाने में जो बल्ब आता था 10 रुपया वाला, तो उसका जो फिलामेंट, तो याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बल्ब का जो फिलामेंट बना रहता है वो किससे बना रहता है, तो आपको याद रखना है टंगस्टन से ही बना रहता है। और पहले जमाना में जो 10 रुपया का जो बल्ब आता था उसका डिस्कवर किसने किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन, याद रखिएगा। तो टंगस्टन जिसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। इसी से एक चीज और बनता है, हम आगे देखेंगे निक्रोम। निक्रोम क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, मिक्सचर है, मतलब बहुत सारे धातुओं का मिक्सचर है ये, ठीक है मिश्र धातु ही है बेसिकली, ठीक है। तो निक्रोम, निक्रोम में आप देखोगे निकल होगा, आयरन होगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्रोमियम होगा, ठीक है। हम आगे हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब मिश्र धातु हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निक्रोम, निक्रोम, ठीक है, जिसमें कि आपका निकल आप पढ़ोगे, इसमें आयरन होगा, इसमें आपका क्रोमियम होगा। तो जो निक्रोम जो होता है, निक्रोम भी बेसिकली किससे बना है, मेटल से ही बना है, क्योंकि सब क्या है मेटल है। तो निक्रोम जो होता है, आप जो हीटर जो यूज करते हो उसका जो वायर बना होता है वो निक्रोम से बना होता है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बोला जाता है जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, उस बल्ब में जो वायर होता है उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, पर जो हीटर में जो वायर होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होता है, इसका भी गलनांक क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, ठीक है। तो निक्रोम क्या है, निक्रोम भी एक मतलब आपके मेटल से ही बना हुआ क्या है आपका मिश्र धातु है, ठीक से समझ में आया। अब मैंने अब क्या समझाया कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा जितने भी धातु होंगे उसका बहुत ही हाई होगा, गलनांक बिंदु बहुत ही हाई होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बहुत ही, पर मेनली हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसी तरीके से आप देखोगे फ्यूज हम लोग पहले बनाते थे, फ्यूज, तो फ्यूज में क्या होता था, लीड प्लस टीन का यूज करते थे, ठीक है। और ये जो कौन से प्रॉपर्टी पे काम करता था फ्यूज का, याद रखना फ्यूज किस पे, तो लीड प्लस टीन से बनता था, बट अब फ्यूज यूज नहीं होता है। और फ्यूज हमेशा कहाँ कनेक्ट किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम में, सीरीज फॉर्म में आपका घर के सीरीज में लगाया जाता है, समांतर में नहीं लगाया जाता है, तो घर उड़ जाएगा फिर। तो फ्यूज किससे बना होता है, लीड एंड टीन से बना होता है। और याद रखिएगा ये भी किस प्रॉपर्टी पे काम, गलनांक, तो विद्युत के गलनांक, ठीक है, सिद्धांत पे काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के मेल्टिंग पॉइंट पे ये काम करता है, मेल्ट हो जाता है ये, जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, और आपका जो पास होना है, आपका रास्ता जो पास होगा, मान लीजिए घर का है, इसमें आपने फ्यूज लगा दिया, जैसे ही हाई करंट आएगा ये टूट जाएगा, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे, हीट होगा तो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत करंट के हीटिंग इफेक्ट पे ये काम करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आपने समझा कि इसके जितने भी आपके धातु होंगे वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का होगा, क्वथनांक बिंदु और जो गलनांक बिंदु होगा उसका बहुत ही हाई होगा, तो ये होगा आपका गलनांक, ये हो गया आपका क्वथनांक। ये चीज़ आपको समझ में आया, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया, काफ़ी चीज़ आप समझ चुके हो अभी तक। उसके बाद हम लोग आगे जाएं, ठीक है, ये सब चीज़ तो हम लोग समझ में आया कि बाहर से ये सब चीज़ हमें दिखता है। अब हम लोग इसका बात करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, डेट मीन्स आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एक चीज़ और हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी आपका मेटल होगा वो सोनरस होगा। सोनरस मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब उसको अगर उस पर आप मारोगे हाथ, मतलब किसी भी चीज़ से उसमें मारोगे तो उससे आवाज़ आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोनरस, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि आप देखते हो गए पहले जो स्कूल में होता था तो घंटी होता, तो घंटी में मारते थे टिन 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 टिन, तो जितने भी आपके मेटल होंगे वो क्या होंगे, आपके सोनरस इन नेचर होंगे। क्या होंगे, आपके सोनरस इन नेचर होंगे, याद रखना, सोनरस इन नेचर मतलब जो भी आपके मेटल होंगे अगर उसको आप घंटी ऐसे से बजाओगे तो क्या होगा, वो आवाज़ आएगा। जैसे कि बेल मेटल, पूछा जाता है कि बेल मेटल जो होता है, जैसे बेल बनता है घरों में, तो बेल धातु जो होता है, बेल मेटल किससे बना होता है, तो आपको याद रखना है लीड, कॉपर एंड टिन से, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है कॉपर एंड टिन। तो जो बेल मेटल होता है किससे बनाता है, कॉपर एंड टिन। कॉपर का एटॉमिक नंबर रहता है 29 और टिन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 25। याद रखना टिन का सिंबल याद रखना टी से नहीं होता है, ये SN से होता है,
ठीक है। तो कॉपर +3 आपको याद रखना है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और टिन का जो होता है वो 50 होता है। तो ये हो गया आपका बेल मेटल। तो हमने ये समझा कि पूरा प्रॉपर्टी हमने देखा बहुत ही अच्छे से, ठीक है, आपके मेटल का, ठीक है, ये चीज आपको याद है का। उसके आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, क्या हम लोग बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है ये चीज इस पे हम लोग अभी आगे देखते हैं। देखिए दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो मैं चीज यहाँ समझा रहा हूँ एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर हम लोग इसका बात करते हैं, ठीक है, तो जो भी मेटल होगा उसका बाहरी कक्ष जो होगा, उसका आउटर सेल जो होगा, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। 4 नहीं होगा, ना ही 5 होगा, ना ही 6 होगा, ना ही आपका 7 होगा, ठीक है। और 8 तो होगा ही नहीं, क्योंकि जिंदगी में सब लोग क्या स्टेबल होना चाहते हैं। तो कोई भी कक्ष में अगर बाहर में अगर 8 हो गया तो क्या होगा, ये स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब ये इनर्ट में चला जाएगा, मतलब ये अक्रिया वाले अवस्था में चला जाएगा, ना वो कुछ लेगा किसी से, ना वो किसी से देगा, ये स्टेबल हो गया अगर बाहर में 8 आ गया। समझ में आया। तो हमेशा आपको याद है, इसको मैं और अभी समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो जितने भी मेटल होंगे उसके बाहरी कक्ष में, आउटर सेल में, ठीक है, आउटर सेल बोलो या बाहरी कक्ष बोलो या उसका वैलेंस सेल बोलो। वैलेंस सेल मतलब क्या होता है, सबसे बाहर वाला सेल, ठीक है। वैलेंस सेल में क्या होगा, सिर्फ 1, 2 एंड 3 ही होगा। और इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो ये होगा कि जितने भी आपके धातु हैं, जितने भी आपके मेटल हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं, मतलब विद्युत धनात्मकता नेचर शो करते हैं। क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो करते हैं, विद्युत धनात्मकता। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर मैं सोडियम लिखता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। अब देखो, अब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं। ये मैंने बना दिया आपका न्यूक्लियस, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। पहला में कितना आ जाएगा, 2 जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, 8 जाएगा। दूसरा में 8 जा सकता है। तीसरा में बचेगा कितना, 8, 9, 10, 10, 1 बचेगा। बाहर में कितना बच गया, 1। अब ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए, क्योंकि अगर बाहरी कक्ष में 8 है तो ये स्टेबल हो जाएगा, न इसको किसी से लेना है ना किसी से देना है, स्टेबल। आप भी स्टेबल होना चाहते हैं जॉब लेके, तो अब ये 1 क्या करेगा, ये किसी को दे देगा, ठीक है। अब वो कैसे देगा तो वो भी हम बात कर सकते हैं। वो कैसे होता है, जैसे कि NaCl होता है, तो सोडियम, क्लोरीन को एक जरूरत होता है और सोडियम को एक देना होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, इसीलिए NaCl बनता है, ठीक है। इसमें बताऊंगा, ऐसे मैंने पहले भी बताया। तो ये 1 क्या कर दिया, इसने किसी को दे दिया। अब ये क्या होगा, जब भी किसी को कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करता है, याद रखिएगा, मतलब विद्युत धनात्मकता नेचर शो करता है। और वो क्या बना लेगा, सोडियम से बना लेगा Na+। 1 डोनेट किया है इसलिए यहाँ +1 आया। तो हमेशा याद रखना, जितने भी आपके धातु होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेंगे, मतलब विद्युत धनात्मकता नेचर शो करेंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रकृति रहेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का क्या रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगा। और मैं आपको समझाता हूँ, ये सोडियम हो गया। इसके जगह मैं आपको ले लेता हूँ आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। पहले में कितना जाएगा, पहला वाला में कितना जाएगा, तो 2 जाएगा। दूसरा में क्या जाएगा, 8 जाएगा। बचा कितना, 3। अब ये 3 क्या करेगा, आइदर इसको कितना 5 लेना पड़ेगा तभी ये 8 होगा, या बेटर है कि 3 दे दे। तो सिंपल है, 5 दूसरा से लेगा, इससे अच्छा है 3 वो दे दे। तो इसका क्या हो जाएगा, Al3+। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, बच गया 2 8। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, बाहर में 8 बच गया, तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी आपके धातु होंगे वो विद्युत ऋणात्मकता आपका नेचर शो करेंगे। उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रकृति होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रकृति होगा। और जस्ट इसका आपका मेटल में क्या हो, नॉन मेटल में क्या होगा, और धातु में, तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वो शो करेगा, ठीक है, विद्युत क्या ऋणात्मकता वो शो करेगा। और वहाँ क्या होगा, जो भी होगा वो हमेशा, अब इसको मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ। जैसे कि क्लोरीन हो गया, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, गैस है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। अब देखो यहाँ मैं न्यूक्लियस ड्रॉ करता हूँ, यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल, ठीक है। तो पहला में 2 आएगा, सेकेंड में कितना आएगा, 8 आएगा, और फिर से बचा कितना, 7 बच गया, तो 17 हो गया। अब देखो ये 7 देगा तब स्टेबल होगा, या किसी से 1 ले ले तब स्टेबल होगा, क्योंकि 8 में क्या हो जाते हैं। तो बेटर है कि 7 किसी को देगा, उससे अच्छा 1 किसी से ले ले, ठीक है। उससे अच्छा क्या है, 1 किसी से ले ले, तो सिंपल हो गया। तो क्या करेगा, ये 1 किसी से ले लेगा, और बाहर में क्या बना लेगा, 7 से 8 बना लेगा। तो जब ले लेता है किसी से तब क्या हो जाता है, ये विद्युत
ऋणात्मकता शो करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करता है, और ये एक लेने के बाद आपका क्या बनेगा, Cl-। इसीलिए कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जो Na+Cl जो मिलता है तो ये कैसे बनाता है, NaCl बनाता है, क्योंकि जो सोडियम को एक छोड़ना है और क्लोरीन को एक लेना है, तो सोडियम क्या कर देता है, इसको दे देता है और NaCl बन जाता है। तो ये पूरा चीज आपको मैंने समझाया। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें मैंने आपको बताया जो भी आपका मेटल होगा उसका बाहर वाला जो कक्ष होगा, उसका जो वैलेंस सेल होगा, जो उसका आउटर सेल होगा, उसमें 1 होगा, 2 होगा, या आपका 3 ही आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा। वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का ही उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। ये चीज आपको समझ में आया? चलिए, इतना समझ के आगे हम लोग चलते हैं। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब इसका रिएक्शन का कुछ बात करते हैं जहां से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको स्पेशली दरोगा में। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम लोग रिएक्शन का अगर हम लोग बात करते हैं तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई मेटल, क्या मैंने बोला, जब भी कोई मेटल अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। और ये जो धात्विक ऑक्साइड होगा उसका नेचर क्या होगा, तो हमेशा याद रखना जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं उसका जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है, डेट मीन्स आपका बेसिक होता है। बस यही एक क्वेश्चन आपका एराइज हो जाता है कि ठीक है, जितने भी धातु है वो क्या होता है, धातु ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। बट एक कंसेप्ट आता है एम्पोथेरिक ऑक्साइड। क्या मैंने बोला, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। मैंने क्या बोला, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। तो जितने भी धातु हैं, ठीक है, वो क्या है, आपको मैंने बताया वो बेसिक नेचर शो करते हैं। जिनका जितने भी धातु है उसका जो ऑक्साइड होता है उसका बेसिक नेचर शो करता है। बट एम्पोथेरिक ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड होता है, ये धातु ऑक्साइड ही है, बट ऐसा ऑक्साइड होता है जो आपका एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर भी शो करेगा, मतलब क्षारीय भी और अम्लीय नेचर दोनों शो करेगा। तो आपको याद रखना है, उसे हम लोग बोलते हैं एम्पोथेरिक ऑक्साइड। जैसे कि हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlO3, उसके बाद हो जाता है आपका जिंक ऑक्साइड, उसके बाद हो जाता है लीड ऑक्साइड। तो याद रखिएगा मेनली ये दोनों पक्का कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या है, एक एम्पोथेरिक ऑक्साइड है जो कि आपका एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। और जनरली अगर आपको पूछे कि जितने भी धातु ऑक्साइड होंगे, मेटल ऑक्साइड होंगे, वो कैसा नेचर शो करेंगे, तो आपको याद रखना है वो शो करेंगे आपका क्षारीय, दैट मीन्स आपका बेसिक। समझ में आया कि एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब, ठीक है, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये चीज होता है। अब अगर हम लोग आयरन को, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जंक, दैट मीन्स रस्टिंग, जो रस्टिंग होता है, ठीक है, जो जंक लगता है, इस पे बहुत क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, पहले अभी हम लोग किससे बात करें कि ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट होगा कोई भी धातु तो क्या होगा, तो वो चीज मैंने बताई है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा जो कि बेसिक होगा, नेचर में क्षारीय होगा। बट मैंने एम्पोथेरिक ऑक्साइड का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आयरन, ठीक है, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और साथ में क्या होता है, पानी भी होगा, क्योंकि पानी लगने से जंग लगता है। ठीक है, सिर्फ हवा में ऑक्सीजन तो ऐसे भी है तो उससे जंग नहीं लगता। और मान लीजिए आपका बारिश भी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आपका बारिश भी हो गया। ठीक है, तो बारिश भी अगर हो गया, आयरन है, ऑक्सीजन है और आपका H2O है, तो जो आयरन है, ऑक्सीजन है और आपका H2O है, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो रिएक्शन है पूरा, जैसे कि आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और आपका वाटर होगा, तभी आपका पूरा का पूरा क्या होगा, जंग लगेगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका पहला एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पहला वाला ये एक्सरसाइज में। दूसरे एक्सरसाइज ऐसा में पूछा गया कि जो रिएक्शन है आपका जंग का, ये रस्टिंग का रिएक्शन है, मतलब जो जंग लगता है उसका रिएक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इसे Fe हो गया, O2 होकर H2O हो गया। ठीक है, ये जो बनेगा आपका बनेगा Fe2O3। ये क्या होता है, जंग का फॉर्मूला होता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है। पहला पॉइंट, इसको यहां आपको एग्जाम में X H2O भी लिखा हुआ आ सकता है। X क्या है, अब कितना भी वाटर का मॉलिक्यूल हो सकता है, वाटर का अणु हो सकता है। तो याद रखना ये क्या है, आपका रस्ट का फॉर्मूला। ये पूरा आपको अच्छे से याद रखना है। पहला क्वेश्चन, ठीक है,
पहला क्वेश्चन आपका रस्ट का फॉर्मूला क्या है, जंग का फॉर्मूला क्या है, तो Fe2O3 आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो आपका जो रस्टिंग होता है, ये जो रस्टिंग हो रहा है, ये जो जंग लग रहा है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो आपको याद रखना इसमें अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, आपका रिडक्शन भी हो रहा है, तो डेट मीन्स ये क्या है, आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छे से याद रखना कैसा, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन सा किसमें इसका कौन सा ऐसा इसमें तत्व है, कौन सा इसमें एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का जो है, ये आयरन का जो है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमेशा याद रखिएगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो बोला जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपका आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, एकदम ध्यान से, ठीक है। ये मैं समझिए सिंपल सी बात है, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सिंपल है, ये दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट एजेंट किस तरीके का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। और O2 का क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मतलब क्या होता है, इसका क्या हो रहा है, इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब यहां से क्वेश्चन याद रखना कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो खोता है, ठीक है, जो भी एलिमेंट, जो भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, तो क्या होगा, उसका आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। या ऑक्सीजन परमाणु का, ठीक है, ऑक्सीजन एटम का अगर कहीं ऐड हो रहा है तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन का अगर आपको पूछे कि मेनली क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, किसी भी अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा होगा। या ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, लूज होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लूज ऑफ हाइड्रोजन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से रिडक्शन क्या होगा, सिंपल जस्ट उसका ऑपोजिट, यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है, पहला। और क्या होगा, ऑक्सीजन का यहाँ लूज होगा और हाइड्रोजन का यहाँ ऐड होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, याद रखना, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन एटम का ऐड होगा, ऑक्सीजन एटम ऐड होगा, या आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या लूज ऑफ क्या होगा, आपका हाइड्रोजन होगा। और रिडक्शन में क्या होगा, क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा और लूज ऑफ ऑक्सीजन होगा। अच्छे से याद रखना जो चीज़ मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये था आपका इसका रिएक्शन, अच्छे से याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जब जंग लग जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो जंग जब लग जाएगा तो क्या होगा, किसी भी आयरन का या किसी भी जो लोहा है उसका जो वजन है बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। बट लंबे समय के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो फिर से उसका वजन घट जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, वहाँ पूछा क्या गया है। सिंपल एग्जाम अगर कोई दोगे तो उसमें पूछा जाता है कि जो जंग लग जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, तो वजन बढ़ जाता है किसी भी चीज़ का। बट बीपीएससी में पूछ लिया गया था कि जंग लगने के बाद बहुत दिन के बाद क्या हो जाता है, तो झड़ने लगेगा, तो उसका वजन घट जाएगा। पर मेनली बीपीएससी पे वाला मत याद रखना, ठीक है, वो ज़्यादा दिमाग लगा दिए थे उन्होंने। आप याद रखना कि जंग लग जाता है तो कोई भी चीज़ का भार बढ़ जाता है। अब याद रखना जंग का जो कलर कैसा होता है, तो रेड ब्राउन होता है, ठीक है, रेड ब्राउन मतलब लाल भूरा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो कैसा होता है, लाल भूरा होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये पूरा मैंने आपको समझाया कि ऑक्सीडेशन रिलेटेड, कि जब ऑक्सीडेशन होगा डेट मीन्स आपका जब जंग लगेगा तो जंग का रिएक्शन क्या होता है, जंग में क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ये पूरा मैंने आपको अभी करवाया है, ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब कुछ ऐसे मेटल है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा हमें देखना है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला आपको याद रखना, कॉपर के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या मैंने बताया था, कॉपर के बारे में। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। कॉपर बेसिकली क्या होता है आपका, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। एक चीज मैं और बताता हूँ, अभी हमने ऑक्सीजन का बात किया है, ठीक है, अभी ऑक्सीजन के बाद हम और बात करेंगे कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, और मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। जितना उतना ही कराया जाएगा जितना जरूरत है, ठीक है। अब देखिए कॉपर बेसिकली क्या होता है आपका, कभी भी, ठीक है, ये जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है। बट अगर कॉपर को हीट कर दिया जाए तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। और कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है आपका 2CuO, मतलब
कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जंग लगता है तो उसका क्या होता है, तो लाल और भूरा हो जाता है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड जो बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन लगने के बाद इसका जो कलर होता है वो क्या होता है आपका ब्राउन ब्लैक हो जाता है। अच्छे से याद रखना, ब्राउन ब्लैक हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर मतलब आपका चांदी जो होता है बहुत दिन के बाद काला पड़ने लगता है, क्यों? तो उसमें सिल्वर सल्फाइड के कारण। क्यों होता है ऐसा? तो सिल्वर सल्फाइड के कारण जो होता है वैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना है कि ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर जो है क्यों होता है, तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। सिल्वर काला क्यों पड़ जाता है, तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। अच्छे से याद रखना। एटॉमिक नंबर में फिर से बता देता हूँ, 47 सिंबल है इसका Ag। और इसका जो, चलो बार बार आप एक बार और वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी मेटल को अगर हम लोग इसको वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा। तो हमेशा मैंने अभी आपको समझाया था कि जो भी मेटल है, ठीक है, अगर उसको वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनाएगा, तो वो आपका बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब एक बेस बनाएगा, बेस, ठीक है, मतलब कि क्षार बनाएगा। देखो कैसे, अगर मैं मानता हूं यहाँ सोडियम है, ठीक है, और यहाँ मैं इसको रिएक्ट करता हूँ H2O से, तो ये क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब याद रखना ये बहुत ही, सोडियम क्या बहुत ही क्रियाशील है, इसको अगर पानी में डालोगे तो बहुत हीट रिलीज होगा, आग लगने जैसा हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन में छोड़ोगे, अगर खुले हवा में छोड़ोगे तो आग लग ही जाता है हल्का हल्का, ठीक है। तो सोडियम क्या है, बहुत ही ज्वलनशील है, ठीक है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। तो जैसे आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि एक क्षार है, जो कि एक बेस है, बहुत ही हीट रिलीज करता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। तो आपको पूछा जाएगा कि जब भी हम लोग, ठीक है, अगर मेटल को, धातु को अगर वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, तो एक तो क्षार बनाएगा, डेट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हीट रिलीज करेगा, और आपका कौन सा गैस रिलीज करेगा, तो आपको याद रखना है हाई एनर्जी के साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अच्छे से याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मेटल है, ठीक है, जिसमें जंग नहीं लगेगा, तो एल्यूमिनियम। क्यों एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है खुद, क्योंकि ये क्या कर देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है। तो पूछा जाएगा कौन सा ऐसा मेटल है जो आपको इस पे जंग नहीं लगता है, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है। ये पहला पॉइंट याद रखोगे। नेक्स्ट याद रखोगे, पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा धातु है जो ठंडे पानी के साथ क्या होता है, रिएक्ट नहीं होता है। तो क्या बोलोगे, कौन सा ऐसा धातु है जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं होता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यूपीपीसीएस में। तो मैग्नीशियम जो है आपका, मैग्नीशियम जो है क्या होता है, ठंडे पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं होता है। अच्छे से याद रखना, ठीक है। बट ठंडे पानी के साथ मैंने बताया सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब बहुत ही क्रियाशील है, तो ये रिएक्ट हो जाएगा। बट मैग्नीशियम जो है ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं होगा। अब याद रखिएगा कुछ ऐसे मेटल है, ना ही वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट होंगे, ना ही वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट होंगे। वो सिर्फ जो रिएक्ट होंगे जल वाष्प या स्टीम जो होता है, स्टीम, ठीक है, जो भाप होता है, जल वाष्प के साथ होंगे या आपके भाप के साथ ही रिएक्ट होंगे। तो पूछा गया था कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें कि आपको जिंक दिया हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मेटल है, ठीक है, जो कि ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट होता है, ना ही आपका गर्म पानी के साथ। तो आपको याद रखना है वो है आपका जिंक, ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट होगा, ना ही गर्म पानी के साथ। ऐसे आपको याद रखना है, जिंक हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम हो गया, और आपका आयरन हो गया, ठीक है। ये ऐसे हैं, ठीक है, ना ही वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट होते हैं, ना ही आपके गर्म पानी के साथ रिएक्ट होते हैं। बट अगर आप आयरन जो है इसको लंबे समय तक अगर छोड़ दोगे आप पानी में और ऑक्सीजन के साथ, तो फिर इसमें जंग लगने लगता है। तो याद रखना कौन सा ऐसा धातु है जो आपका ना ही ठंडे पानी से रिएक्ट होगा, ना ही आपका गर्म पानी से, तो वो जिंक है, एल्यूमिनियम है और आयरन है। जिंक और ये सब बेसिकली नहीं होगा ठंडा गर्म से, तो होगा किससे, तो ये भाप से होगा, भाप से रिएक्ट हो जाएगा, या आपका जल वाष्प वाटर वेपर से रिएक्ट हो जाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं, लास्ट एक चीज हम लोग और देखते हैं, बाकी तो क्वेश्चंस इसमें है, बाकी और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी इतना करते हैं, ठीक है। 1 घंटा से तो ज्यादा वीडियो हो गया होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखो अगर एसिड के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करें, ठीक है, किसी को, तो फिर क्या होगा, मतलब मेटल को अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो जो मेटल चैप्टर है इसमें आपको बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास यूथ कंपटीशन का बुक है तो उसमें देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है, और वो सब क्वेश्चंस आपको करके जाना पड़ेगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको 1 लाइनर फॉर्म में उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो सोडियम हो गया,
ठीक है। और सोडियम को अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो क्या बनेगा, हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो वो नमक बनाएगा, मतलब सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, सॉल्ट बनाएगा। और क्या बनाएगा, तो आपको अच्छे से याद रखना है, सॉल्ट के साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना कि जब भी मेटल को हम लोग किसके साथ, तो मेटल को जब भी हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, पहला तो सॉल्ट बनाएगा और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। इतना चीज़ याद रहेगा। बाकी देखिए मैंने बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस डाल दिए, यही सब चीज़ बाकी आपको पढ़ाया गया है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए सब चीज़ वही चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ और, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे डाले हुए हैं, इसको मैं एक बार फिर से चेक कर लूँगा, कुछ कुछ इंक्लूड करना होगा, बाकी आप इसको पढ़ते रहिएगा। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जय हिंद।